अगर आपने एनएमएस, एनटीएससी या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का फॉर्म भरा है तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। एनएमएस के और एनटीएससी के एग्ज़ाम में अगर हम एनएमएस की बात करते हैं तो ये दो पेपर होंगे इसमें, मतलब एक ही पेपर होगा, पेपर के अंदर दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट मैट कहलाता है और दूसरा सेट। तो मैट की प्रैक्टिस के वीडियो मैं रेगुलर आपको दे रहा हूँ। मैट मतलब मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर रीजनिंग भी इसे अपन बोलते हैं। तो इसमें आपका 90 नंबर का पेपर होगा और 90 नंबर का पेपर आपका सेट का होगा। जो सेट का पेपर होगा इसमें आपको लगभग 35 क्वेश्चन विज्ञान के, 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, तो 35 और 35 70 और 20 क्वेश्चन आपको गणित के पूछे जाएंगे। मेन आपके लिए जो रहेगा वो मैट का पेपर रहेगा। मैट के अलावा आप सेट के पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा। सेट में आपको जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो सामाजिक विज्ञान से आएंगे और सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, राजनीति, भूगोल और सामान्य ज्ञान की भी बातें आती हैं। तो इन सब की तैयारी आपको करनी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए भी सामाजिक विज्ञान के दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 35 नंबर की सामाजिक विज्ञान आएगी और 35 की विज्ञान है। तो विज्ञान के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका पेपर 24 सितंबर को है। अगर आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं, विज्ञान की तैयारी करते हैं और मैट के पेपर की तैयारी करते हैं, अगर आप मैट के पेपर का इतना वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ या फिर मेरी कोचिंग के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पढ़ा रहा हूँ, अगर वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो 90 में से आपके 80 प्लस नंबर आ जाएंगे। इस पेपर में आपको क्वालिफाई होने के लिए लगभग 80 से 90, लास्ट बार जो क्वालिफाई हुए थे वो 83 नंबर पे क्वालिफाई हुए थे। तो इस बार क्वालिफाई जो होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाला है, तो लगभग 100 या 95 के आसपास जिसके नंबर आते हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। तो आपको मैट के पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके 90 में से 80 नंबर आते हैं, आप जो मैं बता रहा हूँ वो रेगुलर कीजिए, नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और सेट के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के 35 में से अगर 10 से 15 नंबर के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, 35 में से 10 से 15 भी ठीक होते हैं तो 80 में 15 ऐड करने पे 95 होते हैं। विज्ञान के भी 35 में से 10 से 15 आराम से हो जाएंगे, जितना बता रहा हूँ कर लीजिए। 35 में से 30 नंबर के आसपास आ जाएंगे आपके, तो आराम से आपके नंबर इसमें आ जाएंगे और 100 नंबर के आसपास आते ही आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और हर महीने कक्षा 9, 10, 11 और 12, कक्षा 12वीं तक आप जब तक पढ़ते हैं, हर महीने आपको सरकार की तरफ से 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप आराम से आसानी से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं इनका डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा, आप देखिएगा। ये दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था। बाबर, तो बाबर फरगना, एक काबुल अफ़गानिस्तान में जगह है फरगना, वहाँ का रहने वाला था। वो भारत में आया। भारत में आकर के वो क्यों आया था, तो भारत में लूटने के लिए भारत आया था। भारत की जो धन संपदा है उसे लूटने के लिए आया था। एक बार आया था वो पहले 1526 के पहले, तो अफ़गानिस्तान से आया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आया और यहाँ पर से थोड़ा बहुत पैसा लूट करके वापस चला गया। फिर दोबारा 1526 में आया और लेकर आया था, वो क्या लेके आया था, अपनी सेना लेके आया था। इसमें लिखा है बाबर का प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था, तो उसकी सैन्य प्रतिभा। सैन्य प्रतिभा कैसी थी, तो उस समय पर देखिए, थोड़ा सा अगर टाइम देकर आपने समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब पहला युद्ध हुआ था तो उससे पहले भारत के जो राजा थे वो क्या करते थे, युद्ध लड़ने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते थे और उनके पीछे सेना खड़ी होती थी। लेकिन इसने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। इसने बोला कि सेना सबसे आगे रहेगी, राजा पीछे खड़ा होगा, ठीक है, और साथ में तोप लेकर भी आया था। तो इसका आंसर उसकी सैन्य प्रतिभा सही होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से। लेकिन अगर आपको सैन्य प्रतिभा नहीं आता है तो तोप खाना बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले युद्ध में तोप जो चालू की थी वो बाबर ने ही चालू की थी। तो मैंने इसका आंसर तोप खाना है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसकी सैन्य प्रतिभा। पेपर में दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं आएंगे, या तो सैन्य प्रतिभा आएगा या तोप खाना, तो आप इसका अच्छे से देख लीजिएगा। और इस लड़ाई में भारत में थे उस टाइम पर हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनका शॉर्ट में नाम बोलते हैं हेमू। तो उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी हरियाणा के पानीपत नाम की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर का प्रतिद्वंदी कौन था। बाबर ने भारत में लगभग 4 युद्ध मैन लड़े हुए हैं, 4 ही युद्ध लड़े हुए हैं। एक 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जा रहा है खानवा के युद्ध में बाबर का प्रतिद्वंदी कौन था, किससे इन्हें लड़ाई लड़ी थी। तो उत्तर आ जाएगा आंसर, खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे।
अब राणा सांगा का नाम आया, देखिए अगर आप डिटेल में केवल आप टिक लगाते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। राणा सांगा कौन है, तो एक राजस्थान में जगह है, वहाँ पर एक लोह स्तंभ है, दिल्ली का लोह स्तंभ का नाम आपने सुना हो, तो वो किसने बनवाया था, राणा सांगा ने बनवाया था। लोहे स्तंभ ऐसा है कि उस पर जंग नहीं लगती है, आप अगर लोहे की कील को बाहर रखते तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन उन्होंने जो बनवाया था उसमें जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध में हराया था, मतलब जब अकबर थे तो पानीपत के, एक मिनट, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोधी थे। इसमें हेमचंद विक्रमादित्य नहीं थे, इब्राहिम लोधी थे। हेमचंद विक्रमादित्य अकबर के टाइम पर थे, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा मिस्टेक हो गई है। और फर्स्ट वाला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं, केवल साल याद कर लीजिए, 1556। और किसके विरुद्ध हुआ था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तीसरा और याद कर लीजिए, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये रहेंगे मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। अब्दाली था अफगानिस्तान का रहने वाला। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अब जितने क्वेश्चन दिए हैं इनको ध्यान से सुन लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके बाहर क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, 1576 में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था, सबको पता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था। इसमें अकबर की तरफ से कौन था, राजा मानसिंह, तो ये याद करना नहीं है, केवल इतना याद करना है 1576 अकबर और महाराणा प्रताप। 8 के स्टूडेंट हैं, मतलब 8 क्लास में जो पढ़ते हैं तो उससे अंदर से नहीं पूछता, केवल इतना याद करना है कि कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बना, तो मयूर सिंहासन है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम पे मयूर सिंहासन बना था। और मयूर सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, नाम सुना होगा कि इंग्लैंड की राजधानी के मुकुट में भारत का कोहिनूर हीरा है, बिल्कुल सही है, तो वो इंग्लैंड की रानी के पास है भारत का कोहिनूर हीरा, तो वो शाहजहाँ के सिंहासन जहाँ पे वो बैठते थे उसमें लगा हुआ था। और ये मिला था गोलकुंडा की खदान से, गोलकुंडा है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे खदान से ये हीरा मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, जहांगीर के हाथ से कंधार कब निकल गया, ये याद नहीं करना है। आगे देखिए, खुसरो के संरक्षण के आरोप में जहांगीर ने किस सिख गुरु के खिलाफ कार्रवाई की थी। इन्होंने क्या किया था, सिख गुरु को मार दिया था कि तुमने अमीर खुसरो है इसकी क्या की सहायता की। जहांगीर का लड़का था अमीर खुसरो, उसकी सहायता की है किसने, एक सिख गुरु थे, तो उनका नाम बताना है कौन है, ठीक है। देखो सिख गुरु से भी एक क्वेश्चन आएगा कि पहले गुरु कौन से थे, 10वें गुरु कौन से थे, और एक गुरु अर्जुन देव, 3 का नाम पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया था, खुसरो की सहायता की थी, तो इसने जाकर के अर्जुन देव को मरवा दिया था जहांगीर ने, ठीक है, मृत्युदंड दे दिया था, उन्हें मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने लिखा था, आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। इंपॉर्टेंट है, एक गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और सबसे पहले गुरु नानक देव, तो इन 3 के बारे में पढ़ लीजिए। पूछता है कि सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो आंसर आएगा गुरु नानक देव। सिख धर्म में पंच ककार मतलब केस, कढ़ा, कंघा और कच्छा, ऐसे 5 का से शब्द, मतलब ये जो हमेशा पंजाबी लोग अपने साथ में रखते हैं, तो किसने चालू करवाया था, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, तो ये आ जाएगा अपना गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ किसने लिखा था, तो आएगा गुरु अर्जुन देव। आगे देखिए, किस अंतिम युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था, तो जब बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है तो बाबर का लड़का हुमायूं राजा बनता है, जो कि 1556 तक राजा बना रहता है, लेकिन उसके बीच में 1539 और 1540 में 2 युद्ध होते हैं, ठीक है। तो 1539 और 1540 के दोनों युद्ध में ये हार जाता है। 1539 में होता है चौसा का युद्ध, जो कि इसमें अपडेट नहीं है। 1540 में होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम मतलब बिल, ग्राम एक जगह है, याद कैसे करेंगे, तो जो हुमायूं है इसको हरा दिया था यहाँ के बिहार के एक सेनापति थे शेरशाह सूरी, उसने हरा दिया था। कब, तो बिलग्राम के युद्ध में 1940 में। याद करने के लिए, बिल मतलब जमीन के अंदर गड्ढा, तो अकबर हार करके, ये हुमायूं हार करके छुप गया था, किसे छुप गया था, शेरशाह सूरी से
तो कब बिल में छुप गया था, ऐसे याद कर लेना। तो बिलग्राम हो जाएगा 1540। आगे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिलग्राम वाला। शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था में किसकी प्रशंसा इतिहासकारों ने की है? मतलब जो शेरशाह सूरी था इसके टाइम पे क्या सबसे अच्छा कार्य हुआ है? इसका आंसर आ जाएगा भूमि राजस्व सुधार। शेरशाह ने क्या कर दिया कि हुमायूं बोलते थे कि हमें ज़्यादा टैक्स दो, तो इसने टैक्स कम कर दिया था। आगे लिखा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की थी, आपके 8वीं क्लास में है रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था सामाजिक विज्ञान में, तो ध्यान से सीख लेना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने चालू की थी? तो शेरशाह सूरी ने चालू कर दी थी। दीवाने रसातल किस विभाग का नाम था? तो ये जरूरी नहीं है। औरंगजेब का पहला प्रशासनिक या राजनीतिक पद कौन सा था? तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि औरंगजेब जब भारत का राजा बना था उससे पहले कहाँ पर वो काम करता था? तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण भारत का सूबेदार था। दक्षिण भारत मतलब मध्य प्रदेश से नीचे वाली जगह का। ये दक्षिण भारत में अपना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक ये सब आ जाते हैं। अगला लिखा हुआ है, दीन ए इलाही क्या है? ये ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दीन ए इलाही क्या है? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चालू किया गया था कि यहाँ पर सभी धर्म एक समान होंगे, तो इसको बोलेंगे आचरण संहिता। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहादुर राजपूत सरदार जिन्होंने मारवाड़ को औरंगजेब द्वारा बचाया था कौन था? ये जरूरी नहीं है। आगे देखिए, अशोक धम्म का केंद्र बिंदु क्या था? ये बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। जो सम्राट अशोक हैं ये धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या करते थे? तो इनका प्रमुख बिंदु था धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्म एक समान हैं। अशोक के पिता चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म में थे, उनका लड़का अशोक था बौद्ध धर्म में, और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा, इनको भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ये भी पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? वह कभी थकता नहीं था, सारा दिन काम करता रहता था, दिन उसके लिए छोटा पड़ता था, ऐसा किसने बोला था? तो ये बोला था हैंसांग ने। चीन का यात्री था, हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और इन्हीं के दरबार में रहता था, इसलिए उसने क्या किया था, हैंसांग के हर्ष के बारे में ऐसा बोला था। हर्ष के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षचरित नाम की किताब किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा बाण भट्ट ने, ठीक है। आगे देखिए, एक कलहड़ लिखा, तो कलहड़ की भी एक प्रसिद्ध किताब है राज तरंगिणी, और एक किताब में जो भारत का राज्य है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे, तो कश्मीर का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। अश्वघोष है, तो अश्वघोष जो लेखक है इनकी किताब का नाम है जयदेव। आगे लिखा हुआ है, दक्षिण का वह कौन राजा है जिसने हर्ष को हराया था? ये बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, याद रख लेना। पुलकेशर द्वितीय, मतलब ऐसा याद कर लेंगे कि हर्ष इतना शक्तिशाली राजा था कि कोई एक अकेला आदमी उसे हरा नहीं पा रहा था। तो द्वितीय मतलब दो लोग आए थे, दो लोग मतलब द्वितीय, तो पुलकेशर द्वितीय आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कागज एवं कागज की दफ्ती पेपर बोर्ड का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो क्वेश्चन आ जाएगा आंसर पश्चिम बंगाल। दफ्ती मतलब जो अपन बोर्ड पे लिखते हैं, ये स्कूल में पेपर देने के लिए जाते हैं वो वाला है ये। आगे लिखा है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? चीनी कहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा? जहाँ पर गन्ना होगा, और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना हुआ, केला हुआ, दूध हुआ, ये सब कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना, चीनी, दूध। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक का नाम बताइएगा। भारत में तो चलो उत्तर प्रदेश हो गया, विश्व में कौन होगा? तो विश्व में भी भारत ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कॉफ़ी कहाँ पर होती है? तो कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा होती है ब्राज़ीलिया शहर में, और भारत में होती है कर्नाटक में। और भारत में चाय सबसे ज़्यादा होती है असम या पश्चिम बंगाल। वैसे ऑप्शन में दार्जिलिंग लिख के आता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है असम में, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है विश्व में? तो ब्राज़ील, ब्राज़ील में जगह का नाम है साओ पालो यहाँ पर, और भारत में कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? भारत में। भारत में कहाँ पे? असम में। अगला क्वेश्चन लिखा है, कोयले के सबसे बड़े निर्यातक का नाम बताओ। मतलब कोयला सबसे ज़्यादा कौन एक दूसरे से दूसरे देश में भेजता है? सबसे ज़्यादा कोयला ऑस्ट्रेलिया है, वो अपने यहाँ से भेजता है। कोयले में और देख लीजिएगा, कोयला दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है एटूबस और दूसरा होता है बिटुमेन। तो सबसे अच्छा होता है बिटुमेन प्रकार का कोयला। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है। जापान के बाद विश्व में सबसे अधिक मछली किस देश में पकड़ी जाती है? ये भी छोड़ दीजिएगा, फालतू के क्वेश्चन है, ये भी छोड़ दीजिए।
चुकंदर से बनी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये भी छोड़िए। अगला लिखा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है 29। निम्न में कच्चे खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा खनिज तेल कहाँ पर होता है, तो आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत कहाँ पर है, तो ईरान इराक साइड में रहेगा। यहाँ पर तेल सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। कौन सा तेल, कच्चा तेल, खाने वाला तेल नहीं है, ये पेट्रोल डीजल वाला तेल है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो तांबा सबसे ज़्यादा होता है चिली में। चिली कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक राज्य है, इसकी राजधानी है सैंटियागो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा होता है। कच्चे लोहे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, कच्चा लोहा सबसे ज़्यादा कौन भेजता है, तो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कोयले के लिए भी ऑस्ट्रेलिया है और लोहे के लिए भी ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद देखिएगा, निम्न में कहाँ विश्व के लौह उत्पादन का 30% नहीं, ये छोड़ दीजिएगा। ये लिखा है निम्न में कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या कितनी है। अगर कुल की बात करें तो 545 लगाना, अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 लगाना है। ठीक है, वर्तमान में 543 हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी है लोकसभा सदस्य है, तो 543। कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं, तो 545। अधिकतम कितने होंगे, तो 552। अगला लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो आंसर आ जाएगा 13 सितंबर 1995। इसके अलावा एनएमएस परीक्षा से संबंधित अगर आप और भी अध्ययन करना चाहते हैं, गणित के विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के या मैथ के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। 24 सितंबर को आपका पेपर है, उसके 8 या 10 दिन पहले आपको इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आपको अपने मन में लक्ष्य बना के रखना है कि आपको पूरे अगस्त में इसका सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी जा करके आपका ये पेपर क्लियर होगा। आप इनको नोट कर लीजिएगा, नोट करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा।